हेलो एवरीवन। आज इम्पोर्टेंट लेक्चर चैप्टर नंबर 26 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है इंडियाज हिस्टोरिकल रिलेशनशिप विद एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडिया का हिस्ट्री में साउथ ईस्ट एशिया और एशिया के साथ किस टाइप के रिलेशंस थे वो हम आज के लेक्चर में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं आई एस सोशल चैनल। माय नेम इज शुभम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर इतिहास के पन्ने को खंगालें तो इतिहास के पन्नों को खंगालने के बाद हमें पता चलता है कि काफ़ी हिस्टोरिकल टाइम से, एंशियंट पीरियड से इंडिया का रिलेशन फॉरेन कंट्री से रहा है। पहले चाहे तो वो मेसोपोटामियंस के साथ रिश्ता रहा हो हड़प्पन पीरियड में, फिर अगर आप देखें महाजनपद पीरियड में हमारा जो रिश्ता था पर्शिया के साथ था। ठीक है। एक्मेनियन एम्पायर हुआ करती थी जहाँ पे मौर्यंस और बाकी जितनी भी डायनेस्टीज थी उस टाइम की, उनका पर्शिया के साथ एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड लिंक था। फिर मॉडर्न पीरियड के बाद से अगर आप देखें ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन के साथ, ठीक है, मॉडर्न पीरियड और मॉडर्न पीरियड के बाद ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन के साथ हमारे कल्चरल कनेक्ट एस्टैब्लिश हुए। और आप देखें कि बुद्धिज़्म उसी सेम टाइम पीरियड में, बुद्धिज़्म का स्प्रेड भी साउथ ईस्ट एशिया में हुआ अशोका के टाइम पीरियड में, जब अशोक ने अपने बेटे और बेटी को बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए साउथ ईस्ट एशिया यानी श्रीलंका भेजा। ठीक है। अगर आप देखें तो इसी टाइम पर जो हिनायना बुद्धिज़्म है उसका श्रीलंका और म्यांमार में इसका फैलाव होता है। ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में अगर आप बुद्धिज़्म के स्प्रेड की बात करें, अगर हिस्ट्री में बुद्धिज़्म के स्प्रेड की बात करें तो जो थेरावाड़ा बुद्धिज़्म है जिसको हम हिनायना बुद्धिज़्म भी कहते हैं, वो श्रीलंका और बर्मा में फैला। और महायाना बुद्धिज़्म बेसिकली कनिष्क के टाइम पीरियड में महायाना बुद्धिज़्म चाइना और सेंट्रल एशिया में फैला। तो चाइना और सेंट्रल एशिया में महायाना बुद्धिज़्म के फैलने के पीछे जो वजह थी वो थी एंशियंट सिल्क रूट। एंशियंट सिल्क रूट बेसिकली कुषाण डायनेस्टी से होकर गुजरता था। और एशियन जो सिल्क रूट था वो कुषाण डायनेस्टी से होकर गुजरता था, और जिसकी वजह से जो महायाना बुद्धिज्म है, जो कि कनिष्क महायाना बुद्धिज्म के फॉलोअर थे, इस वजह से महायाना बुद्धिज्म नॉर्थ में फैला। तो ये ध्यान रखेंगे, ये एनॉमली क्यों है कि जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहां पर आपको हीनयान या थेरावाड़ा बुद्धिज्म देखने को मिलेगा। चाहे आप श्रीलंका देख लीजिए, चाहे आप कंबोडिया देख लीजिए, आप म्यांमार देख लीजिए, थाईलैंड देख लीजिए, वियतनाम देख लीजिए, इन सारी जगहों पे आपको हीनायाना बुद्धिज्म देखने को मिलेगा, क्योंकि अशोक ने हीनयान बुद्धिज्म को साउथ ईस्ट एशिया में प्रमोट करने का काम किया था। वहीं पर महायाना बुद्धिज्म को प्रमोट करने का काम कनिष्क ने किया था, क्योंकि कनिष्क महायाना के फॉलोअर थे और एंशियंट सिल्क रूट जो कि कुषाण डायनेस्टी से होकर गुजरता था, इस वजह से जो महायाना बुद्धिज्म है वो फैला नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ में। ठीक है। अब इसी क्रम में बात आती है बामियान बुद्धा की। तो बामियान बुद्धा है क्या? तो बामियान बुद्धा बेसिकली अफगानिस्तान में दो ऐसी बड़ी मूर्तियां जो बुद्ध की पहले हुआ करती थी। ठीक है। पहाड़ पे, बड़े से पहाड़ पे ये बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई हैं, जिसमें एक बड़े बुद्ध हैं, दो मूर्तियां हैं बेसिकली, एक बड़े बुद्ध हैं, एक छोटे बुद्ध हैं। बड़े बुद्ध अगर आप देखेंगे तो लगभग 55 मीटर के हैं, 55 मीटर के, और छोटे बुद्ध जो है 38 मीटर के हैं। ये एक बड़े से पहाड़ पर इस पूरी जैनेटिक बुद्ध की प्रतिमाओं को बनाया गया था, और लगभग लगभग टाइम पीरियड था आपका गुप्ता पीरियड, 500 600 या 600 700 एडी के टाइम पर इन मूर्तियों को बनाया गया था। ठीक है। तो 6th सेंचुरी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये अगर मूर्तियों को देखें तो बेसिकली ये मूर्तियां जो है मिट्टी की, पत्थर की और स्टको की बनी हुई हैं, और गांधारा आर्ट का इसमें काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर आप देखें कि बुद्धिज्म का अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में कब फैला हुआ, तो बुद्धिज्म फ्लरिश्ड फॉर सेंचुरीज अलोंग सिल्क रूट। जैसा मैंने बताया था कि सिल्क रूट के माध्यम से बुद्धिज्म का जो स्प्रेड है सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान रीजन में हुआ। मेजर बुद्धिस्ट सेंटर उस टाइम पे हुआ करते थे बामियान, बल्ख, कपीसा और काबुल। यहाँ पर बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। स्तूपाज, यूनिवर्सिटीज बनाई गई, जहाँ क्योंकि यहाँ पर सिल्क रूट का इस्तेमाल बुद्धिस्ट मंक्स भी करते थे, तो बुद्धिस्ट मंक्स के लिए वहाँ पर मोनास्ट्रीज बनाई गई, और स्तूपाज, यूनिवर्सिटीज और ये सारी चीज़ें बेसिकली बौद्ध धर्म से रिलेटेड इन सारे एरियाज में एस्टैब्लिश की गई। हालांकि जब इस्लाम का राइज हुआ 7th और 10th सेंचुरी के टाइम पर, तो धीरे धीरे इस एरिया से बुद्धिज्म को ख़त्म कर दिया गया। अगर आप
इन दो मूर्तियों की भी बात करें तो जब 2001 में तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सत्ता जमाई तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, तोप से इन बुद्ध की मूर्तियों को उड़ा दिया गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा एक कल्चरल, ठीक है, कितनी बड़ी एक कल्चरल लेगेसी को एक क्या बोलेंगे, आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट रिलीजियस आइडियोलॉजी ने किस तरीके से मिट्टी में मिला दिया। तो आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बस एक छोटी बस एक ये कैविटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अब कुछ है नहीं। दिस प्राइसलेस हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी वॉज इरिट्रीवेबली लॉस्ट। ठीक है, आज के टाइम पर सिर्फ आपको ये एम्प्टी जो है कैविटी ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि बुद्ध जो बामियान बुद्धा है वो ही वॉज द सिंबल ऑफ पीस, टॉलरेंस एंड ह्यूमन हेरिटेज। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया था, लेकिन इसको हमेशा हमेशा के लिए तालिबान जो इस्लामिक हार्डलाइनर्स हैं, दोज हु बिलीव इन द कोर आइडियोलॉजी, फंडामेंटल आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम, उन्होंने इसको ऐसा माना कि ये चूंकि आइडल वर्शिप को प्रमोट करती है और आइडल वर्शिप यानी बुत परस्ती जिसको कहते हैं, दैट इज कंप्लीटली फॉरबिडन इन इस्लाम, इस वजह से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब बात आती है कि साउथ ईस्ट एशिया में किस तरीके से हिंदुइज्म का फैला हुआ। अभी तक हमने बुद्धिज्म के बारे में देखा। तो थाईलैंड में अगर आप देखें तो हिंदुइज्म थाईलैंड में फैला। उस समय थाईलैंड को स्वर्ण भूमि के नाम से बुलाया जाता था। फिर हिंदुइज्म आपके जावा इंडोनेशियन आइलैंड में फैला। इस वजह से इस आइलैंड को, इंडोनेशिया वाला जो आइलैंड है, उसको हिस्ट्री में स्वर्ण द्वीप के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, अगर आप देखें तो पल्लवाज ने अपनी सुमात्रा में अपनी कॉलोनीज को एस्टैब्लिश किया था। फिर आप कंबोडिया जाएं तो किंगडम ऑफ खम्बोज यानी किंगडम ऑफ खमेर, खमेर किंगडम आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एंकोर वैट करके जो मंदिर हैं वो भी आपको कंबोडिया में देखने को मिलेंगे। फिर वियतनाम में किंगडम ऑफ चंपा वॉज एस्टैब्लिश्ड। ये भी एक हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड एक डायनेस्टी थी जो कि वियतनाम में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। फिर आपको इंडोनेशिया में बोरोबुदुर टेम्पल भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, बोरोबुदुर टेम्पल की अगर आप बात करें तो बोरोबुदुर टेम्पल इज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, जिसको 700-800 एडी में बनाया गया। ठीक है, ये बेसिकली महायाना बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इसको देखा जाए तो शैलेंद्र डायनेस्टी ने इसको बनवाया था और शैलेंद्र डायनेस्टी का पाला डायनेस्टी के साथ बहुत ही क्लोज कल्चरल कॉन्टैक्ट हुआ करता था। ठीक है, एक शैलेंद्र राजा थे जिनका नाम था बलपुत्र देव। ही वॉज द वन हु फाउंडेड अ मोनास्ट्री एट नालंदा। शैलेंद्र राजा जिनका नाम था बलपुत्र देव, ही फाउंडेड मोनास्ट्री एट नालंदा। जो ये बोरोबुदुर टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, इसको 1991 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, चलिए इस बोरोबुदुर टेम्पल को फिर से एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो इसको बनाया गया था लगभग 700-800 एडी में, और इसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है शैलेंद्र डायनेस्टी को। ये बेसिकली लोकेटेड है आपका इंडोनेशिया में। ठीक है, बोरोबुदुर, माफ कीजिएगा, बोरोबुदुर जो लोकेटेड है आपका इस वाले एरिया में। ठीक है, फिर बात आती है कि शैलेंद्र, जैसा कि मैंने बताया था कि दे वर द वंस हु मेंटेन क्लोज कल्चरल रिलेशनशिप विद पाला डायनेस्टी ऑफ बंगाल। शैलेंद्र राजा जिनका नाम था बलपुत्र देव, ही वॉज द फाउंडर ऑफ अ मोनास्ट्री एट नालंदा। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ नो दिस मोनास्ट्री एट नालंदा। फिर बेसिकली बोरोबुदुर महायाना बुद्धिज्म को समर्पित है। अगर आप इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो एक तरीके से ये जाइंट स्तूपा जैसा दिखाई देता है, जिसमें आपको बहुत सारे रिलीफ पैनल्स भी देखने को मिलेंगे और छोटी छोटी बुद्ध की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। और इस पे जो रास्ता बनाया गया है बेसिकली ये दर्शाता है पाथ टू सैल्वेशन या निर्वाणा, निर्वाणा के रास्ते पे चलने का रास्ता बनाया गया है। अगर आप इस स्तूपा को पूरी तरीके से ध्यान से देखेंगे तो इस पे रास्ते बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये स्वर्ग की सीढ़ियां हैं या निर्वाणा प्राप्त करने की सीढ़ियां हैं। 1991 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। अब बात आती है एंकोर वैट की। तो एंकोर वैट इज लोकेटेड इन कंबोडिया। ठीक है, एंकोर वैट, इसको बेसिकली 12th सेंचुरी एडी में बनवाया गया था, जो कि जो राजा थे उनका नाम था सूर्यवर्मन द सेकंड। तो सूर्यवर्मन द सेकंड ने एंकोर वैट बनवाया था। और ये जो मंदिर है एंकोर वैट, ये खमेर एम्पायर को से बिलोंग करता है। इट इज लोकेटेड इन कंबोडिया। ठीक है, एंकोर वैट जो है दैट इज लोकेटेड इन कंबोडिया। ओरिजिनली
जो एंकोर वैट है वो विष्णु मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाद में जब बुद्धिज्म का फैलाव हुआ तो ये बुद्धिस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, बुद्धिस्ट टेम्पल के कॉम्प्लेक्स के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस मंदिर की दीवारों पर आपको बहुत सारे जो हिंदू एपिक्स हैं, रामायण और महाभारत से रिलेटेड, रामायण महाभारत पुराण इनसे रिलेटेड जो कहानियां हैं वो आपको इनकी दीवारों पे, इस मंदिर की दीवारों पे देखने को मिलेगी। जैसे कि समुद्र मंथन की कहानी हो गई, फिर रामायण का सीन हो गया या महाभारत का कोई सीन हो गया। तो इस टाइप की जो पुराण है, पुराण में जो कहानियां हैं या रामायण और महाभारत की जो कहानियां हैं, उसकी कहानियां आपको यहाँ की दीवारों पे देखने को मिलेगी। तो एंकोर वैट के बारे में हो गया। तो ये था साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का क्या कल्चरल कॉन्टैक्ट है, हिस्टोरिकली किस तरीके से इंडिया कनेक्टेड था। अगर आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को, आई सोशल चैनल को। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सो दैट दैट कीप्स मी मोटिवेटेड, and I will keep on making such informative and important videos for you in future as well. So thanks for watching. Have a nice day. All the best.